कल क्या किया था आप कह रही हैं को 5 वो की थी सिचुएशंस ये वाली। जी सिचुएशन नंबर 5 में क्या मसला है जी बेटा? इनपुट हाँ। नहीं नहीं, सारी टोटल ये निकाले थे हमने। अलग अलग क्या करना है? जो इंस्पेक्शन के बाद ऐड होते हैं उनकी तो इंस्पेक्शन ही नहीं होगी, पता नहीं को मैंने कहाँ की है। इसका इसका नॉर्मल लॉस लेंगे ही नहीं। इस पे नॉर्मल लॉस लेंगे ही नहीं। मेरा ख्याल है हाँ 1000 ही आएगा, ये लिखा हुआ 1000। क्योंकि उसके बाद दोबारा इंस्पेक्शन नहीं हो रही। इंस्पेक्शन होगी तो लॉस पकड़ा जाएगा ना। लॉस इंस्पेक्शन में पकड़ा जाता है, इंस्पेक्शन ही नहीं हो रही तो लॉस कैसे पकड़ेंगे? क्या 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 क्या? मैंने कहा था इंस्पेक्शन स्टेज गिवन ना हो, तो इसमें तो इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है, ये देखें। इंस्पेक्शन स्टेज ना देने का मतलब पूरे सवाल में ना दी हो। आधा खिचड़ी सवाल नहीं होगा कि आधे की स्टेज दी हुई आधे की नहीं दी हुई। क्या कहती हैं? बाज मटेरियल ऐसे होंगे जो इंस्पेक्शन के बाद ऐड होंगे और उनमें से वेस्टेज ना, जरूरी थोड़ी कि सारे वेस्ट हो जाए। तो ये स्टोरी के मुताबिक चलना है आपने। ये इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है, अब जब ये दे दी इंस्पेक्शन स्टेज तो आपने पूरे सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज वाला तरीका लगाना है। नहीं समझ आई? जो यूनिट इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुए, हाँ अगर वो कह देता इन स्टार्ट में 50% मटेरियल लगा, 30% इंस्पेक्शन के बाद लगा पहली इंस्पेक्शन, फिर 20% सेकंड इंस्पेक्शन के बाद लगा, 2 दफा इंस्पेक्शन दे दो, ये भी हो सकता है। कितनी दफा दे दे? फिर 2 दफा लॉस आएगा सवाल में, पता है आपको? जितनी दफा इंस्पेक्शन होगी उतनी दफा लॉस आने के चांस है। और अगर एक दफा इंस्पेक्शन हो रही है इसका मतलब है एक दफा ही लॉस पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद पकड़ा नहीं जाना और होना भी नहीं है, assumption है। 2 दफा भी इंस्पेक्शन आ सकती है, 2 दफा इंस्पेक्शन क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, फिर 2 दफा नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। ये दो क्या 3 दफा भी आ सकती है इंस्पेक्शन। वो आपसे क्या इंस्पेक्शन 10% पे भी होती है, 40% पे भी होती है, 80% कंप्लीट होने पे भी होती है। 10% होने पे 40, अब आपको 3 दफा इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, 3 दफा इंस्पेक्शन एक से ज्यादा स्टेज पे भी हो सकती है। हर दफा इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे परसेंटेज दी होगी उसने। उसने बताया होगा कि एट ईच स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नॉर्मल लॉसेस 2%, 5%, इस तरह हर एक की ज्यादा परसेंटेज दी होगी या एक ही दी होगी, लेकिन क्वांटिटी हर दफा डिफरेंट निकलेगी इंस्पेक्टेड। नहीं वो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर स्क्रैप वैल्यू कटती एक ही दी या फिर ऐड कर दें, नहीं दी हुई अलग अलग भी ले सकते हैं प्रोसेस के थर्ड साइड पे। फर्स्ट नॉर्मल लॉस, सेकंड नॉर्मल लॉस, थर्ड नॉर्मल लॉस। प्रोसेस अकाउंट में 3 दफा नॉर्मल लॉस लिख सकते हैं अगर आपके अलग अलग नॉर्मल लॉस की यूनिट हो, 3 दफा भी लिख सकते हैं। आया नहीं आज तक? अकल बढ़ा के रखो, अपनी अकल बढ़ा के रखो, यानी आ सकता है। नहीं समझ आ रही? अकल बढ़ानी चाहिए हमें, अपना सोच को बस सही कर लेना चाहिए। आया नहीं आज तक, लेकिन आने का चांस होता है। ईपीयू में तीनों का लेंगे, तीनों लेंगे। प्रोसेस में भी तो तीनों ही लिख रहे हैं, तीनों माइनस करेंगे, तीनों माइनस करेंगे जी बेटा। वो फिर वो भी वैसे ही करेंगे जैसे लेबर कन्वर्जन का करते हैं। हाँ अगर वो आपसे ये कहे कि मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर एडेड इक्वल, ये लफ्ज लिखते, तो आप जो कल एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को ये कर रहे थे ना अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन स्टेज ले रहे थे, किधर गया ये नॉर्मल लॉस या गेन वालों को? फिर आपको वो मटेरियल 100 ही लेना पड़ेगा, वो उतना लेना पड़ेगा जिस पॉइंट में इंस्पेक्शन हो रही है, वो भी उतना ही लेना पड़ेगा। फिर आपको कन्वर्जन के की तरह ही चलाना मटेरियल को। फिर मटेरियल 100% नहीं होगा, समझ आ रही है? मसलन वो कहता है मटेरियल एंड लेबर आर एडेड इवनली, इंस्पेक्शन 80% पे परफॉर्म हो रही है ना, तो फिर मटेरियल भी 80% लेंगे, कन्वर्जन को भी 80% लेंगे। दोनों मटेरियल फिर 100 नहीं ले सकते क्योंकि इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट।
बल्कि उसने खुद लिख दिया मटेरियल इज एडिड इवनली। जी जनाब, और कोई सवाल हो? सवाल जी जी। नॉर्मल लॉस हमें, नहीं ये नहीं कहा था मैंने। नॉर्मल लॉस इनपुट की परसेंटेज भी दी हो तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मैंने कहा था सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज देखनी है, इंग्लिश पढ़िए। इंस्पेक्शन स्टेज वाला फिक्रा लिखा हुआ है कि नहीं? मैंने देखिए कहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज। अब मैंने ये वाली बात तो कहीं लिखी नहीं, मैंने लिखा है अगर सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज का फिक्रा ना दिया हो तो ऐसे करना है, इंस्पेक्शन स्टेज का फिक्रा आ जाए फिर आपने ऐसे ही करना हमेशा। क्या इनपुट पे कहा हो 10% ऑफ इनपुट, फिर आपने इनपुट पे नहीं लेना, फिर आपने लेना ही 10% ऑफ इंस्पेक्टेड इनपुट पे। कल जो हम सवाल नहीं कर रहे थे उसमें था ये एक मसला, बाद में एक बच्चे ने पूछा है, वो लिखा तो इनपुट पे था, आपने इंस्पेक्टेड पे क्यों लिया है? क्योंकि इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे ही लेना होता है जब इंस्पेक्शन स्टेज आ जाए, चाहे वो लिख दे इनपुट, उसके इनपुट को गोला मारे हमने इंस्पेक्टेड का 10% लेना है। पहचान क्या सवाल में, इंस्पेक्शन स्टेज दी है या नहीं दी। नॉर्मल लॉस के साथ इंग्लिश लिखी है उसकी अहमियत नहीं है जी। छुट्टी, कल का लेक्चर पढ़ा, कल बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, आ रहा है 2 से 3 नंबर आपकी चले जाने हैं, बात ना कहना छुट्टियां करते हैं कि बच्चे हैं। लेक्चर पढ़ा है लड़की, फिर ठीक है, मैं क्या लेक्चर नहीं पढ़ा तो आज कूं करना तेरा दिमाग पर। हाँ, ये नाला भी नहीं आई कल, तुम फिर रही थी में है। ऐसे बच्चे देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है जेडे सवेरे क्लास ही पढ़ते नहीं तो शामी कॉलेज फिर रहे होंगे हैं। नहीं आ सकी, सुस्त कौन? हाँ जी, मैं नहीं उठा हुआ था। के मुताबिक निकालेंगे और उन यूनिट्स की स्क्रैप लेंगे, उन्हीं यूनिट्स की डिस्पोजल कॉस्ट लेंगे, क्योंकि ये जो इंस्पेक्शन स्टेज वाला पॉइंट है ये यूनिट्स पे अप्लाई हो, ये वैल्यू पे अप्लाई नहीं हो रहा। इससे हमने क्या निकालना सीखा है, इससे हमने क्या निकालना लिखा है हेडिंग में, यूनिट्स। यूनिट्स निकाल लेंगे बस, बाकी स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे आएगी, डिस्पोजल कॉस्ट प्रोसेस की, या फिर आप दोनों को आपस में क्या कर ले, नेट ऑफ करके प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे लिख दे, डिपेंडिंग अपॉन के स्क्रैप ज्यादा है या कम है। जी और कोई सवाल पूछे, पूछे जनाब, सवाल पूछे, आपकी मेहरबानी, सवाल पूछे। कोई सवाल दिया था? 3 सवाल दिए थे, कौन कौन सा? 9, 11 और, अच्छा 1 मिनट आ जाए जरा। क्वेश्चन मैंने आज एंट्रीज करानी है, वो याद है आपको? हाँ जी, ये क्वेश्चन की एंट्रीज करानी है, लेकिन लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, कोई मसला मसाइल है जी 9 में? इसमें भी देखिए 2 दफा लॉस आया हुआ है, 2 लॉस है इसमें, नॉर्मल लॉस, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं। लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट लिखा है, लेकिन सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई थी, दी हुई थी ना। नॉर्मल लॉस पहले वाले का स्क्रैप नहीं दिया हुआ, दूसरे वाले का स्क्रैप दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं, पहले वाले के यूनिट लिख के आगे डैश डाल। पता नहीं अब आपने सोल्यूशन देख के किया है कि कैसे किया है। इसमें ये फिगर गलत थी, ये 65,000 है, 65,500 नहीं है, ये मिस्टेक थी, ये मैं क्लास में करेक्ट करवाता हूँ। तो ये आपने आंसर से देख के अगर लिखा सही कर लिया होगा फिर तो ठीक है। ये वाली जो फिगर है ना, ये 65,500 है, ये 65,000 नहीं है, इसको नोट्स में करेक्ट कर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये भी पास पेपर का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। ये पहली दफा इंस्पेक्शन स्टेज इसमें आई थी, पहली दफा जो पेपर आया था ना, पहली दफा इसमें इंस्पेक्शन स्टेज का जिक्र आया था। इसके बाद आएगा चिपक के गैस पॉइंट को, बच्चे सही नहीं करते, ये होता नहीं बच्चों से पेपर में। आई कैप इंस्पेक्शन स्टेज वाले पॉइंट को चिपक गया है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जामिनर दे रहा है, बार बार, सारा सवाल सेम शायद ना आए तो वो मुश्किल वाले पॉइंट्स बार बार सेम होते हैं, बच्चे गलत करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये वाला पॉइंट कैटेगरी 3 में लाजमी आना। कैटेगरी 3 कौन सी होती है? ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, लॉसेस भी होते हैं। तो आई कैप ने इंस्पेक्शन स्टेज लाजमी बतानी होती है, ना बताए तो फिर तो सवाल बहुत ही आसान हो गया जी। इसमें कोई मसला मसाइल किया नहीं है मेरा ख्याल है, किया है बच्चों जी।
नहीं 6500 से भी इक्वल आ जाएगा, इक्वल बैलेंस शीट गर्ल से भी तो इक्वल आ जाती है, टी अकाउंट भी इक्वल आ सकता है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक एरर दूसरी एरर को इस तरह डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट करता है कि जो आप फिर भी बराबर आ जाता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फिर आप आंसर से टैली करेंगे तो फिगर टैली नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां पे 65,000 लिखा हुआ है और असल में सवाल में 65 ही था ही क्या। टैली तो कर जाएगा, कोई मसला नहीं, टैली कर की मसला है। तुझी तो बैलेंस शीट एक पॉइंट लिखो ना, आपको 8 ट्रांजेक्शन दी हुई, 8 में से एक मिस कर दो, तुम्हारा ट्रायल भी टैली करेगा, तुम्हारी बैलेंस शीट भी टैली करेगी। बैलेंस शीट या अकाउंट टैली करना किसी चीज की एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो बता सकती है, कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी नहीं बताएगी। बताया नहीं आपके टीचरों ने अकाउंटिंग के कि भाई जरा मुश्किल पॉइंट है वो छड़ दो, फिर भी टैली कर देंगे बैलेंस शीट साड़ी। 10वां भी दिया था, ये तो हम करेंगे हाँ मुकम्मल। ये 11वां ये था, ये 11वां था, ये किसी ने किया और ट्यूलिप, इसमें ये वाले पॉइंट का क्या किया है, ये थोड़ा मुश्किल है। ये अब आपने अगर सोल्यूशन देख के किया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने सोल्यूशन नहीं देख के किया फिर आप खपते रहेंगे। ये समझ आया किसी को क्या करना है? जी बताएं जी क्या करना है जी। यूनिटरी मेथड से कह दो या रेशियो प्रोपोर्शन के। 8000 लीटर? पूरा सवाल लीटर में था, पूरा सवाल किस में दिया हुआ है? लीटर्स में। नीचे आके उसने नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, और नॉर्मल लॉस जो है ना वो सेल होता है वो, लेकिन सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी लॉस वाले यूनिट ना लीटर में सेल नहीं होते, किस में कन्वर्ट होके बिकते हैं, ये मसला है। नॉर्मल लॉस वाले भी और इवन वो वाले भी, क्या नाम है उसका, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट भी सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट। मुझे कैसे पता चला सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट होके बिकते हैं? देखो स्क्रैप वैल्यू किस तरह दी हुई है, 170 पर लीटर तो नहीं दी हुई, 170 पर, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20 रुपए दी हुई है। अब अगर मैं जरा इसमें से 2-3 बातें आपको बताना चाहूँ, मैं चाहूंगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी श्वांटिटी मैं सिर्फ बता दूं, बाकी आपने किया होगा। अगर आपने देख के छापा लगाया तो गलत किया, और अगर आपने खुद किया तो बहुत लर्निंग वाला सवाल है ये काफी लर्निंग वाला क्वेश्चन है जी। मेरा ख्याल है अगर आपने, मैं सिर्फ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे वो यूनिट्स वाला बना रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको समझ आ गई है कि नहीं। ये मैं यूनिट्स में प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूँ, बल्कि यूनिट्स क्या, लीटर्स। ओपनिंग WIP कितने लीटर का था? ये प्रोसेस ए है बी है? प्रोसेस बी का सवाल है, अच्छा ये भी प्रोसेस, ये भी बी का सवाल, यानी सेकंड प्रोसेस का ये भी लर्निंग है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 10,000 लीटर। इनपुट क्या थी? मेरा ख्याल है मटेरियल रिसीव भी था और एडिट भी था। एडिट कितना था? 12,000। टोटल कितना हो गया? मेरा ख्याल है 1,12,000। नॉर्मल लॉस कितना है उसने कहा है? 5% ऑफ इनपुट। इंस्पेक्शन स्टेज बताइए कहाँ दिया है? अगले सफे पे है। हाँ ये दी हुई, तो ये तो फिर लॉस आपका 100% चीजें कंप्लीट हो तो डिटरमिन होता है। इसका मतलब है नॉर्मल लॉस जो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पिछली दफा चेक नहीं हुए होंगे, इस दफा चेक होंगे, जमा ये 90 और ये 1,02,000, माइनस क्लोजिंग वाले जी वो लेस कर देंगे 9,500 लीटर। तो नॉर्मल लॉस कितने लीटर का आ जाता है? नॉर्मल लॉस इंस्पेक्शन क्वांटिटी के मुताबिक ये 5% ले लें, कितने लीटर्स का नॉर्मल लॉस आ जाता है? ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाली मैंने, 5,125 लीटर। एक्चुअल आउटपुट क्या आती है? एक्चुअल आउटपुट दी होगी शायद उसने, एक्चुअल आउटपुट कहाँ दी हुई है? अच्छा वो नहीं दी हुई, हाँ क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ है? यही मसला है इस सवाल में, अब एक्चुअल आउटपुट भी मिसिंग है और अब नॉर्मल लॉस गेन भी मिसिंग है। तो वो जो आपको लॉस दिया हुआ था ना, उसने कहा था ड्यूरिंग द ईयर कितना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होगा, 6,000 kg। तो मैं ये सॉलिड वेस्ट को केजी से लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ,
वो कैसे, ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ था, 1 लीटर से कितने केजी का सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उसने कहा था 1 लीटर हो अगर तो उससे, तो ये आपको टोटल 6000 केजी का, ये असल में एक्चुअल लॉस दिया हुआ है केजीज में। आप इससे टोटल वेस्टेज निकाल लेंगे, टोटल एक्चुअल लॉस निकाल लेंगे, तो इसको रीअरेंज करें तो मेरा ख्याल है 8000 समथिंग लीटर निकलेगा एग्जैक्ट। ये 8000 लीटर असल में एक्चुअल लॉस है टोटल। ये टोटल क्या है, इसमें से नॉर्मल और एबनॉर्मल अलग कर लें। नॉर्मल लॉस है 51 लीटर्स, केजीज नहीं लीटर्स में लेके चल रहा हूं मैं जो भी चीज केजी में दिया उसको भी पर लीटर कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना एबनॉर्मल लॉस आता है, सॉरी लीटर्स, ये एबनॉर्मल लॉस है। ये निकाल लिया था किसी ने कि छापा लगाया है, किसने खुद किया था। हाँ जी, खुद किया था, कॉपी पेस्ट किया है। तो ऐसा पॉइंट आगे भी आना है, 2 दफा 3 दफा आया है ये पॉइंट सॉलिड वेस्ट वाला, कि आपका जो रॉ लॉस वाले यूनिट है वो उस हालत में नहीं बिकते, उनको सुखा सुखू के बेचते हैं। सॉलिड वेस्ट मतलब हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट जब हो जाते हैं। तो अब आपकी आउटपुट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कितनी आती है आउटपुट, 94,000। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू लिखने में भी मसला पड़ना है, ये नॉर्मल लॉस की वजह क्या है। वो स्क्रैप वैल्यू 170, चलो 170 माइनस 20 करके मैं 150 रुपए पर केजी क्या दूंगा, मुझे पर केजी नहीं चाहिए, मुझे तो पर लीटर चाहिए। अब पर केजी को पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें मुझे जो स्क्रैप वैल्यू चाहिए वो पर केजी दी हुई है, और मुझे स्क्रैप वैल्यू पर केजी की बजाय क्या चाहिए, पर लीटर। तो उसने कितनी दी हुई थी, 170 थी, माइनस 20 किया तो कितनी बची, 150 पर केजी। और 1 लीटर में 0.75 केजी होते हैं। 1 लीटर में कितने केजी होते हैं, क्योंकि पर केजी है तो केजी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 लीटर में कितने केजी होते हैं। मेरा ख्याल है ये आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू पर लीटर, कितनी आती है जनाब, 150 पर केजी है तो इंटू केजी कर दें, 120 पर लीटर। ये स्क्रैप वैल्यू पर लीटर पे कन्वर्ट होगी जो इधर मल्टीप्लाई होगी। सारा सवाल में जहां जहां कोई चीज केजी या पर केजी है, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं किसमें, लीटर में। ये अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है, अब ये मैथ है, सारा मैथ है, इसमें बेचारी कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ नहीं कर सकती। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सिर्फ ये बता सकती है कि लॉस, ये जो दिया हुआ था टोटल सॉलिड वेस्ट, ये एक्चुअल लॉस था। और जब भी क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस आता है तो हम एबनॉर्मल लॉस या गेन को फटाफट देख सकते हैं। फिर वो बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना, फिर वो आप इधर से देखेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर कुछ और होगा। यही मैंने काम पता किस सवाल में किया था, अगर आपको याद हो, नहीं याद होगा, एक 5वां सवाल किया था, उसमें इनपुट नहीं थी, हाँ ये वाला सवाल। इसमें ये एक्चुअल लॉस दिया हुआ था 120 यूनिट का। अब मैंने आपसे कहा था देखो जब लॉस दिया होगा ना तो आपकी कोई ना कोई और बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली। इस दफा उसने क्या किया है, एग्जामिनर है ना, हर दफा सेम तो नहीं देगा, पॉइंट सेम दिया है लेकिन उस पॉइंट का जवाब सेम नहीं है। वो पॉइंट क्या सेम है, इधर भी सवाल में एक्चुअल लॉस दिया हुआ था रिजेक्शन के नाम से या सॉलिड वेस्ट के नाम से, किधर गया, सॉलिड वेस्ट के नाम से दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आनी है वो क्या आनी है। और ये लॉस मैंने बैलेंसिंग नहीं निकाला, बल्कि ये मैंने इस रूल से निकाला है कि टोटल लॉस अगर नॉर्मल लॉस से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। जी, इसमें कोई मसला मसाइल है जो आनो, कोई सवाल, आज तो सवाल ही कोई नहीं है, चंगा है। अच्छा, इसमें भी एंट्रीज ही मांगी है, देखिए उसने कहता है नरेशन नहीं चाहिए, अकाउंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ एंट्रीज मांगी इस अकाउंट में भी। अच्छा, ये 12वां भी दिया था, 12वां तो बहुत ही लेटेस्ट है, 2021 का है। ये भी प्रोसेस ए का है, मेरा ख्याल है कौन से प्रोसेस का है, इसमें कोई मसला मसाइल। आजकल आप एक बात ऑब्जर्व करें, 2021 में प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा हुआ, एंट्रीज मांगी हुई है या ईपी तोड़ तोड़ के मांगा हुआ है। 2021 का सवाल, इससे पीछे कौन सा सवाल था ये, 2000
19 का, इसमें भी एंट्रीज मांगी, अकाउंट नहीं मांगा, यानी प्रोसेस अकाउंट, इधर भी अकाउंट नहीं मांगा। ऊपर आ जाए, ये सवाल बड़ा पुराना है, 2014 का, 8 साल पुराना है। पुराने सवालों में मांगता था, आजकल वो प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगता। उसे पता है बच्चों ने छापाना है, उसे छापाएंगे प्रोसेस, वो कहता है इसके एलिमेंट्स निकलवाओ। वो जो आप वर्किंग्स करते हैं उसे वो वर्किंग ही एज अ सोल्यूशन देना शुरू कर दिया। इधर ये भी पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, 2004 का, 18 साल पुराना। ये तो वैसे ही आई के क्वेश्चन बैंक था, कोई उसमें से उठाया हुआ छापा है ये भी बड़ा पुराना सवाल है, 2004 का। उसके बाद ये वाला सवाल लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, हाँ, 2017 का। इतना भी लेटेस्ट नहीं है, लेकिन 2017 का सवाल। और ये बड़ा पुराना है, 2003 का होगा, 2-3 का, 7 का, ये 3। बाकी सारे पुराने हैं, ये सारे पुराने सवाल है, बाकी सारे पुराने हैं। असल में लेटेस्ट सवाल कौन से हैं? लेटेस्ट सवाल ज्यादा अच्छे होते हैं, लेटेस्ट ही आपने मेन फोकस कर रहे हैं। पुराने सवालों में से हर एक कैटेगरी का एक एक सवाल कर ले, लेकिन नए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए सवालों में इंस्पेक्शन वाला पॉइंट है, पुराने सवालों में इंस्पेक्शन वाला पॉइंट नहीं है। अच्छा, वो जो कल हम कर रहे थे उसकी एंट्रीज कर लेते हैं, आज जरा सारी एंट्रीज करनी है। किधर गया वो सवाल जो हम कल कर रहे थे? ये वाला था। ये 10वां सवाल कर रहे थे ना कल। मैंने इसका क्या बनवाया था, लेकिन मैंने कहा था आपने पेपर पॉइंट व्यू से प्रोसेस तो नहीं बनाना, ये तो पेपर पॉइंट से हमारे नंबर कट जाएंगे। तो पेपर पॉइंट व्यू से हमें क्या सोल्यूशन प्रेजेंट करना चाहिए था, अगर हम पेपर पॉइंट व्यू से कर रहे होते सोल्यूशन, अगर हम इस क्वेश्चन को पेपर पॉइंट व्यू से कर रहे होते तो हमें क्या करना चाहिए था? पेपर में आप ऐसा ही सवाल अगर कर रहे होते तो आपको क्या हरकत फरमानी चाहिए थी? जी, ये सवाल है। और प्रोसेस अकाउंट इसमें नहीं बनाना था, इसमें उसने आपसे कहा था क्या करें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें, और क्या निकालें? तो आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को वो जो वर्किंग में निकाला था वो यहाँ पे नीट निकालेंगे। जी, तो इसका ए पार्ट क्या था? इक्विवेलेंट। अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोल्यूशन करते, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ और एंट्रीज बताऊंगा, सारा प्रोसेस अकाउंट दोबारा छापूंगा नहीं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। अगर ये रिक्वायरमेंट पेपर में आ जाए तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो वो ईपीयू वगैरह वाला फॉर्मेट था वो कॉपी करने से पहले भी आपने क्या करना होगा, यानी ये जो मैंने ईपीयू बनाया था ये अब आपका मेन सोल्यूशन का पार्ट होगा। लेकिन ये ईपीयू बनाने के लिए हमें पता है प्रोसेस की क्रेडिट साइड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इसीलिए आप क्या करेंगे, जिस सवाल में सिर्फ ईपीयू मांगा हुआ है उस सवाल में आप पहले प्रोसेस अकाउंट जो है सिर्फ यूनिट्स में बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट सिर्फ किस में बनाएंगे? और उसका नाम रखेंगे क्वांटिटी स्केड्यूल। आई कैप ही बनाता है ये। पूरा प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बनाना है। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटिटी का ब्रेकअप भी कहते हैं इसे, क्वांटिटी स्केड्यूल। आई कैप तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाता है, मैं टी अकाउंट फॉर्म में बनाऊंगा। ऊपर हेडिंग चाहे ना भी देगी, ये प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। तो क्वांटिटी का स्केड्यूल, वो जो प्रोसेस अकाउंट आपने टोटल बनाया था वही प्रोसेस अकाउंट आपने यूनिट्स में बना लेना है। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस तरह आप रफ सा लिख लेंगे, 5000। पता नहीं यूनिट्स है लीटर्स है, 5000 लीटर है, नहीं यूनिट्स है। इनपुट कितनी है करंट मंथ की? इनपुट ऑफ करंट मंथ वो 20,000 थी। टोटल ये 25,000 था। नॉर्मल लॉस हमने निकाला था। जी, नॉर्मल लॉस हमने कहा था इंस्पेक्शन कब है? जब चीजें 50% कंप्लीट होती हैं, 50%। ये 100 और 40 था, ये 100 और 60 था। तो ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाली थी हमने। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टेड क्वांटिटी आपने 25,000 यूनिट्स पे निकाली थी, क्या कहते हैं? 1250 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट क्या थी? 18,000 यूनिट। क्लोजिंग कितना था? तो ये 25,250 आया था।
और 250 का यहाँ पे क्या था, अब नॉर्मल। एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि आपने अब नॉर्मल लॉस या गेन अपनी मर्जी से नहीं लिखा, बल्कि ये निकाल के दिखा है। अब आपने ऊपर सारा ये आपको पता चल गया क्या है। अब आपने यहाँ पर ईपीयू का टेबल शेबल कॉपी करना है। तो मैं कॉपी नहीं कर रहा, मैं तो इधर से उठाने लगा हूँ जो मैंने कल कराया था। ये बड़ा मसला, आगे पीछे ढूंढना पड़ना है। किधर गया ईपीयू, ये यही था ना। ये उड़ाते हैं और हम इसको उठा के कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा नीड सॉल्यूशन है ना। ये मांगा था उसने कल सवाल का ए पार्ट, ये कॉपी और उधर जाकर करेंगे पेस्ट। देखें जरा, आ गया सारा। मेरा ख्याल है कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई है। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये पार्ट ए हो गया। देखिए हमने ये कल किया था, ईपीयू भी निकाल लिया, कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल ली, ये क्वांटिटी स्केड्यूल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेजेंटेशन होगी कल वाले सवाल की। ये पार्ट ए की प्रेजेंटेशन है। पहले क्या बनाया इसमें, क्वांटिटी स्केड्यूल, फिर उसको निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपका पार्ट ए मुकम्मल हो जाएगा। कितने मार्क्स हैं, 5। उसके बाद आपने करनी है एंट्रीज। अब एंट्रीज किसको देख के करनी होती हैं, प्रोसेस अकाउंट में जो वैल्यूज आती है उनको देख के करनी है। वो तो वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो वो वर्किंग करनी पड़ती है। एंट्रीज कैसे होंगी जी, प्रोसेस की एंट्रीज जी, एंट्रीज करनी है हमने। आ जाए मेरे साथ, एंट्रीज करेंगे आप पार्ट बी। अब मैं वो कल वाले प्रोसेस अकाउंट को देख देख के एंट्रीज करूंगा, बाकी वैसे वो आपको फिगर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। जर्नल एंट्रीज पे आ जाए। कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्री नहीं होगी, ये अकाउंट के बैलेंसेज हैं। ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्री होती है, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्री होती है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की एंट्रीज नहीं होती। तो आपने ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कोई एंट्री करनी है, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कोई एंट्री करनी है। अकाउंट बैलेंसेज हैं ये। नो एंट्री फॉर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और नो एंट्री फॉर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, पहली एंट्री आप किस चीज की करेंगे, ये जो डेबिट साइड पर इनपुट होती है इसकी पहली एंट्री होती है। ये जो डेबिट साइड पर इनपुट होती है ना, सारी इनपुट की सारी एंट्री होती है, लेकिन वो मेरे पास वैल्यूज होनी चाहिए। तो प्रोसेस अकाउंट से उठा रहा हूँ मैं, जो आपने कल प्रोसेस अकाउंट बनाया था ना उससे उठा रहा हूँ जी। ये डेबिट साइड पे जो इनपुट होती है ना, इसकी एंट्री ये वाली, इनपुट ऑफ द करंट मंथ, ये 15,760 की ये एंट्री होगी पहली। कोई बता सकता है एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रोसेस अकाउंट को देख के बताएं एंट्री क्या होनी चाहिए। ये 15,760 की एंट्री क्या होनी चाहिए। हाँ जी, एंट्रीज की क्या होनी चाहिए। प्रोसेस ए नहीं लिखते, उसका पूरा नाम होता है वर्किंग प्रोसेस। प्रोसेस अकाउंट का पूरा नाम क्या है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री जो आपकी होगी इनपुट की, पहली एंट्री जो इनपुट की होगी वो ये बनेगी, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू मटेरियल टू कन्वर्जन, टू मटेरियल और टू कन्वर्जन जी। 15,000 कितना था,
अब बताओ वैल्यूज, मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा। 15,760 था, जिसमें मटेरियल 15,000 था कि 10,000 था? 10,000 था। और कन्वर्जन कितनी थी? 5,760। ये एंट्री थी पहली इनपुट की, नरेशन वगैरह लिखनी नहीं है। दूसरी एंट्री आपने करनी है आउटपुट की। दूसरी एंट्री आपने किस चीज की करनी है? आउटपुट की। उसके बाद लॉसेस की वही एंट्री है जो मैंने पहले कभी बताई है। पहली एंट्री इनपुट की है, वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल टू कन्वर्जन। मैं प्रोसेस अकाउंट को देख देख के बना रहा हूं, बाकी आपको तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी? वो जो एक्चुअल आउटपुट है प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे, प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे ये जो एक्चुअल आउटपुट है जी, ये दूसरी एंट्री इसकी होगी। अब ये चीजें आपकी कंप्लीट होके प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? ट्रांसफर टू प्रोसेस, क्या लिखा हुआ था? बी। तो प्रोसेस ए से निकल के स्टोर में नहीं जा रही, प्रोसेस ए से निकल कर वो प्रोसेस, तो प्रोसेस ए डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? प्रोसेस ए से आउट जा रही है, तो वर्क इन प्रोसेस ए अकाउंट क्रेडिट। अगर स्टोर में जा रही हो तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट करेंगे। अगर स्टोर में जा रही हो तो क्या डेबिट करेंगे? अगर स्टोर में नहीं जा रही तो फिर डेबिट करेंगे अगला प्रोसेस जो भी नाम है उसका। चीजें मुकम्मल होकर अगले प्रोसेस में जा रही हैं, तो यहाँ एंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बजाय क्या होनी थी? वर्क इन प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट। वर्क इन प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट, अगले प्रोसेस को ट्रांसफर हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस बी अकाउंट, आउटपुट नाम से नहीं एंट्री होगी। वर्क इन प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस ए अकाउंट क्रेडिट, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। अगर ये चीजें स्टोर में जा रही होती तो एंट्री क्या बनती? फिर यहाँ पर डेबिट साइड पर क्या आ जाना था? वर्क इन प्रोसेस बी की बजाय क्या आ जाता? फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री आ जाती, अगर ये स्टोर में जा रही होती तो। दसो जी, कितनी वैल्यू थी ये? अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे निकाली हुई थी, अमाउंट निकाली हुई थी जी जनाब। अमाउंट कितनी निकाली हुई थी प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे? 18,000 यूनिट थे। 15,624 जी, 15,624। अब अगली एंट्री नॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल लॉसेस की है या एबनॉर्मल गेन की। अब आपको याद हो, कभी मैंने लिखवाई है ये एंट्री नॉर्मल लॉस की एबनॉर्मल लॉस की है? किस सवाल में लिखी थी? कौन से सवाल में लिखी थी जनाब? क्वेश्चन नंबर 3 शायद, मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 में जब हमने किया था तो हमने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज लिखी थी। कहाँ गई यहाँ एंट्री? साइड में मैंने लिखी ये। एबनॉर्मल लॉस का टी अकाउंट बनाने के लिए एबनॉर्मल लॉस की ये एंट्रीज थी। ये एंट्रीज थी दो। एबनॉर्मल गेन की ये दो एंट्रीज थी। दो थी वैसे, लेकिन यहाँ तो दो प्रोसेस थे इसलिए ये एंट्री। नॉर्मल लॉस की एंट्री बताई थी। नॉर्मल लॉस की कितनी एंट्रीज थी? नॉर्मल लॉस की कितनी एंट्रीज थी? दो। सबकी दो दो है। आई कैप मैंने कहा था दो नहीं करता, आई कैप इनकी क्या करता है? एक एंट्री। तो वो अब आपकी मर्जी, आप एक करना चाहें या दो करना चाहें। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने प्रोसेस अकाउंट को देख के एंट्री किया है। और दूसरी वाली में मैंने नॉर्मल लॉस को क्लोज करके किसमें ट्रांसफर किया है पता। तो आ जाए, मैं दो एंट्रीज करूंगा, आप एक भी कर सकते हैं। आ जाए, मैं पहले नॉर्मल लॉस की एंट्री करता हूँ। आ जाए जी। नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी नॉर्मल लॉस की? तो नॉर्मल लॉस की एंट्री बनेगी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे जो था नॉर्मल लॉस कितने से था जी? ये 125 की जो एंट्री है, 125, 1,25,000 है, लेकिन 125 है। इसमें अब क्या हो रहा है? प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस
ए अकाउंट क्रेडिट कितने से, ये इसकी अभी पहली एंट्री हुई है, दूसरी एंट्री इसको स्क्रैप में क्लोज करने की होती है, साथ ही कर रहा हूं, चले मैं साथ ही। तो नॉर्मल लॉस को क्लोज करने की एंट्री होगी स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल। अब आप अगर एक एंट्री करना चाहें तो एक एंट्री क्या करेंगे, आई कैप ने ये एक ही होगी, हाँ जी, एक एंट्री क्या होगी इन दोनों की कंपाउंड मिला के, जी क्या हो सकती है, स्क्रैप टू वर्क इन प्रोसेस ए। जी जनाब पता चल गया, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट से नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस की होगी कि एबनॉर्मल गेन की एंट्रीज होंगी, बताएं। आखिरी एंट्री उसकी है एबनॉर्मल लॉस की, यानी 4 मेन एंट्रीज होगी, 4 तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 4 मेन ट्रांजेक्शन होगी। चलो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, इनपुट रिकॉर्ड करना, दूसरी दूसरी क्या रिकॉर्ड करना, सवाल है बेटा आपका, तीसरी, चौथी, चौथी ट्रांजेक्शन एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, जी क्या सवाल है बेटा। तो फिर ये एंट्री नहीं होनी थी, दोनों ही नहीं होनी थी, फिर तो ये एंट्री नहीं होनी, अमाउंट ना हो तो एंट्री ना ये होनी ना नीचे वाली, ये दोनों एंट्रीज नहीं होगी फिर। अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप ना दी होती तो फिर ये एंट्रीज अमाउंट से होती है, अमाउंट ही ना हो तो एंट्री नहीं होता, ये होगी पहले वाली या दूसरी, क्योंकि उसमें अमाउंट आगे कॉलम के आगे डैश डाला होगा मैंने। अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप ही ना हो तो फिर एंट्री किस अमाउंट से कर रही है आप, अमाउंट से एंट्री वैल्यू से होती है, यूनिट से नहीं होती है, फिर नहीं होगी एंट्री अगर ना होती अमाउंट। जी जनाब अब अगली एंट्री किस चीज की है, बताएं भाई बताएं, अगली एंट्री किस चीज की है, एबनॉर्मल लॉस है सवाल में कि एबनॉर्मल गेन है। अब एबनॉर्मल गेन की भी 2 एंट्रीज होती हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस के ऑपोजिट, तो मैं जाकर दोबारा उस सवाल में चेक करता हूँ हमने क्या एंट्रीज की थी, वही वैसे तो मैं अभी देख के भी कर सकता हूँ यहाँ से, जी इस प्रोसेस अकाउंट को भी देख के कर सकते हैं हम, बता सकते हैं कोई एंट्री क्या बनेगी इसकी पहली, जी बिल्कुल, इसकी एक एंट्री भी होती है लेकिन मैं 2 करता हूँ, मेरी आदत है मैं 2 एंट्रीज करूंगा ताकि मैं प्रोसेस अकाउंट छापा लगा सकूं। तो एबनॉर्मल गेन की पहली एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट, और एबनॉर्मल गेन टेम्परेरी अकाउंट होता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री होती है एबनॉर्मल गेन को पीएलएस में लेके जाने की, लेकिन इसमें स्क्रैप से नेट ऑफ करके टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 एंट्रीज होती हैं एबनॉर्मल गेन की। तो अब आपने इनके अंदर वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है, यही 2 एंट्रीज हमने पहले भी की थी, ये मैंने प्रोसेस को देख के किया, ये क्लोजिंग किया। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ने पीएलएस में क्लोज होना होता है, इन दोनों की भी एक एंट्री हो सकती है, वो क्या होगी, मेरा ख्याल है वो बनेगी, आप चाहे एक कर लें मुझे कोई एतराज नहीं है, इवन आई कैप को भी एतराज कोई नहीं, ये कौन सा हम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, इसमें आप आजाद हैं। अब नंबर बड़े थोड़े हैं, कितने नंबर दिए थे उसने, डैश डैश है, एग्जामिनर बड़ा तंग करता है, अब 6 नंबर, अब 6 नंबर के लिए अब आप जितनी फिलहाल के एंट्रीज करेंगे अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके नंबर पता है कैसे होंगे, एक नंबर होगा ये 1 2, और 2 नंबर होंगे नॉर्मल लॉस के एंट्री के, और 2 नंबर होंगे आपके ये इसके क्या कहते हैं इसको, एबनॉर्मल लॉस या गेन के, ठीक है। अब वो आप इकट्ठी कर लें अलग अलग कर लें वो आपकी मर्जी, लेकिन मिलने आपको 2 नंबर की। बताओ अभी अमाउंट कितनी थी एबनॉर्मल गेन की जो डेबिट साइड पर आनी थी, 175। अब जो एबनॉर्मल गेन में यूनिट्स थे वो 250 यूनिट थे, 250 यूनिट, और 250 यूनिट को स्क्रैप वैल्यू पे लिखेंगे। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू 100 रुपीज, तो फिर मेरा ख्याल है ये 250 यूनिट जब 100 पे रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे तो 25 आ जाएगा, बाकी ये 150 बैलेंसिंग फिगर 150 आता है ना। लो जी एंट्रीज मुकम्मल हो गई, कर लोगे अब हम सवाल में एंट्री, कितनी टोटल मेन ट्रांजेक्शन्स बनी, टोटल मेन, पहली ट्रांजेक्शन का क्या नाम है, इनपुट रिकॉर्डेड, दूसरी का क्या नाम है, आउटपुट रिकॉर्डेड, तीसरी का नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड, ठीक है नॉर्मल लॉस, चौथी एबनॉर्मल गेन। 4 मेन है, 4 मेन इवेंट्स हैं, 4 मेन इवेंट्स हैं।
4 मेन एंट्रीज, इसके अलावा जो भी एंट्रीज आएंगी वो इस चैप्टर की नहीं है, किसी और चैप्टर की घुसा सकता है। अब मैंने एक पहले भी सवाल में एंट्रीज छोड़ के आया था, वो कौन सा सवाल था जिसमें मैंने एंट्रीज छोड़ी थी? आपसे कहा था करवाऊंगा टुमारो, ये लिखा हुआ इसके ऊपर मैंने टुमारो। ये सवाल जब हमने किया था, बल्कि मैंने कहा था आप खुद करेंगे, हाँ मैंने करवाया नहीं था। मैंने आपसे कहा था हम इसका प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, पता नहीं मैंने इसका बनवाया था कि नहीं बनवाया था, या आपसे कहा था बनाइएगा, मुझे अब याद नहीं है। नहीं बनाया, नहीं बनाया, पता नहीं किया था कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। ये पांचवा सवाल जो था, ये पांचवा सवाल जो था, क्या हमने ये किया था कि नहीं किया था? वो जो पांचवा मैंने रीड तो किया हुआ है जी, ए पार्ट किया था, बी पार्ट नहीं किया था ना। चलो, अब वो किधर किया वो मिलना भी नहीं है मुझे। हाँ ये भी नहीं किया, इधर है ही नहीं। अच्छा, इसमें देखें एंट्रीज क्या मांगी गई हैं। क्या कहता है, अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री करें। अब ये जो एंट्री है ना, ये एफओएच के चैप्टर की है, अंडर ओवर अप्लाइड की। वहां मैंने पढ़ाई नहीं एंट्री, तो मैं आपको बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है। ये वाली एंट्रीज कौन सी करेंगे प्रोडक्शन लॉसेस और गेन्स में, ये मुझे बताएं कौन सी एंट्रीज करेंगे फिर। नॉर्मल लॉस की जो एंट्रीज नहीं होती, दो एंट्रीज नॉर्मल लॉस की, उनको मिला के एक, वो करेंगे। नॉर्मल लॉस की एंट्रीज करेंगे, और दूसरी किसकी करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, या तो मेरे मुताबिक मैं मैक्सिमम दो इसकी करूंगा, दो इसकी करूंगा तो चार, और अगर मैं इकट्ठी करूं तो एक एंट्री इसकी होगी और एक इसकी होगी, लेकिन नंबर इनके दो दो ही होंगे। नंबर इनके कितने होंगे, दो दो। इसके अंदर मसला नहीं है, मसला मैंने आपको ये एफओच की एंट्रीज करवानी है। उसने क्या है, क्या रिकॉर्ड करें, अंडर और ओवर अप्लाइड, इसका एक नंबर होगा। अब ये अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री से क्या मुराद होता है, ये जरा मैं आपको बता दूं, ताकि आपको आइंदा कभी कहीं भी किसी चैप्टर में आ जाए तो आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे जरा, एफओच की एंट्रीज कहीं पे भी आ सकती हैं ये। वैसे ये एक अलग चैप्टर है जिसमें मैंने सारी एंट्रीज दोबारा करानी है, प्रोसेस की एंट्रीज के अलावा सारी एंट्रीज दोबारा करानी है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ ताकि आप ये चैप्टर के साथ साथ ही कुछ ना कुछ कर लें। बच्ची बताओ, वो खातून, बजटेड एफओच और एब्जॉर्ब्ड एफओच में क्या फर्क है, जिसको एफओच अप्लाइड भी कहते हैं। कब एस्टिमेट करते हैं, पीरियड के स्टार्ट। बजटेड एफओएच एक अंदाजे की फिगर है जो हम कब एस्टिमेट करते हैं, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और इसका मकसद क्या होता है बताओ बच्ची, इसका मकसद क्या होता है, क्यों एस्टिमेट करते हैं, क्यों एस्टिमेट करते हैं? एफओएच के चैप्टर ने बताया हुआ है, लेकिन याद नहीं है आपको। चलो मैं बता देता हूँ। मकसद उसका एफओएच का वो जो अप्लाइड या एब्जॉर्प्शन रेट है ना, वो निकालना होता है। वो रेट निकालने के बाद बजटेड एफओएच साइड पे, ठीक है, ये याद रखना। जब भी आपसे पूछा जाए बजटेड एफओएच क्यों करते हैं आप, तो आप कहें सर वो रेट निकालना होता है, रेट के बगैर आगे काउंटिंग नहीं चलनी पूरा साल। बजटेड एफओएच किस मकसद के लिए एस्टिमेट करते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसकी कोई एंट्री, कोई कागजी फिगर है। आपने अपने दिमाग में अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से एस्टिमेट करनी है रेट निकाल के। रेट इंपॉर्टेंट है, रेट चलेगा आगे, रेट चलेगा, बाकी वो जो बजटेड एफओएच है उसको साइड पर रखिए, रेट इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो एब्जॉर्ब क्या होते हैं, जितनी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, जितने एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के साथ। एफओएच एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एफओएच कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट, इंक्लूडेड इन, अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इंक्लूड होगी, अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो इंक्लूड, इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है, समझ आ रही है आपको? एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री होती है। और एक आती है पीरियड एंड पर एक्चुअल एफओएच, उसकी एंट्री भी होती है। तो टोटल एफओएच में तीन एंट्रीज होती हैं। टोटल एफओएच में कितनी एंट्रीज होती हैं, तीन। बल्कि मैं सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल एफओएच में तीन एंट्रीज होती हैं।
एफओएच की टोटल 3 एंट्रीज होती हैं दुनिया में, जिधर मर्जी चले जाएं 3 होती हैं, 3 से ज्यादा नहीं होती जी। पहली, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे कोई नो एंट्री, जो बजटेड एफओएच नहीं है उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तब एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री होती है। ड्यूरिंग द पीरियड आप जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे एफओएच एब्जॉर्ब, या इसको एफओएच अप्लाइड भी कहती है हमारी किताबें, इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है। और इसकी एंट्री अभी मैं बनवाता हूँ प्रोसेस अकाउंट देख के, आप प्रोसेस अकाउंट देख के बना लेंगे। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर एफओएच एब्जॉर्ब आ रहे होते हैं। तीसरी, एंड ऑफ द पीरियड पे एंट्रीज 2 होती हैं। पहली एंट्री ये थी, दूसरी एंट्री एक्चुअल एफओएच की होती है, दूसरी एंट्री किसकी होती है, और तीसरी एंट्री अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच के वेरिएंस की। पहली कौन सी होगी, एक्चुअल की क्या एब्जॉर्ब की? क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द पीरियड है, एक्चुअल पीरियड एंड पे पता चलेंगे तो उनकी एंट्री भी पीरियड एंड पे होगी। डेट वाइज एंट्रीज होती है ना। नहीं बात समझ आ रही? पता चाहिए, याद रह जाएगा टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बड़ी दफा आई थी, लेकिन वहां पे हम कहते थे रेट निकालना है, रेट निकाल के एब्जॉर्ब करना है फिर वेरिएंस, लेकिन वो अब हमें एंट्रीज पढ़ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। तो हम फिलहाल अपने चैप्टर से थोड़ा हिल गए हैं जी भाईजान, हम अपने चैप्टर से थोड़ा डेविएट किए बैठे हैं अभी आज, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो फिर आप कहीं और जाके मसाइल में आ जाएंगे, या मैं भूल जाता हूँ कई दफा, मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कराई है कि नहीं। तो जो चीज जहां मुझे मौका मिल जाए मैं फिर करा देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। पहली एंट्री एफओएच एब्जॉर्ब की क्या होगी, प्रोसेस अकाउंट को देख के करेंगे, प्रोसेस अकाउंट को देख के करेंगे। किधर गया प्रोसेस अकाउंट जी, ये देखें आपको प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर ये कन्वर्जन के अंदर लेबर भी होती है और इसके अंदर क्या होते हैं, तो यहाँ पे तो चलो मिक्स हुआ है, पहले कोई और हमने शायद कहीं और प्रोसेस अकाउंट बनाया हो जहाँ पर हमने एफओएच अलहदा लिखे हो, शायद कोई ऐसा प्रोसेस अकाउंट बनाया हो जहाँ पर हमने एफओएच अलहदा लिखे हैं, ये देखो लिखे हुए। हाँ ये, तो आपकी इसकी एंट्री पता है क्या बननी है, कोई बच्चा बता सके इसकी एंट्री क्या बननी है? ये प्रोसेस 2 है, वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच। एब्जॉर्ब का लफ्ज लिखते नहीं, बस क्या एंट्री बनती है, वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच, वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच। एब्जॉर्ब की एंट्री हमेशा ये होगी, एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री हमेशा ये होगी, वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच। एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होगी जी, एफओएच अप्लाइड या एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री। प्रोसेस कॉस्टिंग ज़हन में आ जाना चाहिए आपके, वर्क इन प्रोसेस ए या बी जो भी होगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच एब्जॉर्ब क्रेडिट। ओ सॉरी सॉरी, एब्जॉर्ब का लफ्ज लिखना नहीं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। एफओएच इनकम एक्सपेंस है। आप असल में ना, ये वर्क इन प्रोसेस एक इन्वेंट्री अकाउंट है, ये एसेट को बढ़ा रहे हैं, और एफओएच एक एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। हम एक्सपेंस को रिड्यूस करके ना वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन वो एक्सपेंस अकाउंट अभी डेबिट नहीं हुआ हुआ, पहली एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। हमने इसको क्रेडिट जो किया, ये एक्सपेंस कम किया। जब एक्चुअल एफओएच की एंट्री करेंगे ना तब इस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, यानी डेबिट पहले होना चाहिए और क्रेडिट बाद में, हम उल्टा काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पहले हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, डेबिट तो किया ही नहीं, इसके बदले कुछ भी, तो डेबिट बाद में करते हैं जब एक्चुअल खर्चे आ जाते हैं। तो एक्चुअल खर्चों की एंट्री क्या होगी, एक्चुअल खर्चों की एंट्री होगी, एक्चुअल खर्चों की एंट्री होगी एफओएच अकाउंट डेबिट टू कैश। वो जो एंट्री होती नहीं, एफओएच एक्सपेंसेस टू कैश, ये कौन से है, एफओएच की एंट्री है एक्चुअल। अब यहां एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये एंट्री पहली होनी चाहिए थी, दूसरे नंबर वाली। जब कोई एक्सपेंस डेबिट होता है फिर उसको क्रेडिट किया जाता है। हम टाइम फ्रेम आगे पीछे होने की वजह से एंट्रियां उल्टी कर रहे हैं, पहले हम क्रेडिट कर लेते हैं एफओएच को, बाद में जब आएगा तब एक्चुअल, तो फिर क्या कर देंगे, डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डेबिट ना किया तो वो फिर क्रेडिट में ही रहेगा बेचारा, उसका कोई डेबिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये पहली एंट्री किस चीज की है बताओ भाई जवानों, एब्जॉर्ब की। मिसाल के तौर पर मैं ये एंट्री 200 रुपए से करता हूँ, ऐसे ही जीरो फिगर से, और असल खर्चे हमारे जो हुए हैं
वो हुआ है 250 रुपए के। असल जो हमारे बिल आए हैं, जो खर्चे हमारे कैश में देने पड़े हैं, वो कितने के हैं? 250 के। तीसरी एंट्री अब आपने वेरिएंस की करनी है, या अंडर एब्जॉर्ब होगा या कौन सा होगा, तो मैं वो एफओएच का अकाउंट बना के कर लेता हूँ। तीसरी जो वेरिएंस की एंट्री है ना, वो मैं अकाउंट बना के कर लेता हूँ। अंडर एब्जॉर्ब की या ओवर एब्जॉर्ब की, मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक तरफ मैं अंडर एब्जॉर्ब की करूंगा या अंडर अप्लाइड की, एक तरफ मैं किसकी एंट्री करूंगा? ओवर एब्जॉर्ब की। जी बताएं जी। ये एंट्री अगर आप एफओएच के अकाउंट में ट्रांसफर करें तो 200 रुपया क्रेडिट साइड पे आएगा एफओएच वर्क इन प्रोसेस के नाम से, 250 डेबिट साइड पर आएगा कैश के नाम से। डेबिट साइड बड़ी है, इसका मतलब एक्चुअल एक्सपेंस बड़ा है और आपने एब्जॉर्ब कम किया, तो 50 का ये जो डिफरेंस आएगा ये अंडर एब्जॉर्ब है। डिफरेंस किस चीज को शो कर रहा है? अंडर एब्जॉर्ब। इसको कॉस्ट ऑफ सेल में या पीएलएस में क्लोज करते हैं। ज्यादातर कुछ ना बताए तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज करते हैं। कहाँ क्लोज करते हैं? अंडर ओवर एब्जॉर्ब हम कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज करते हैं। आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड या लेस होता है। बताओ भाई अब ये क्या एंट्री बनेगी इसकी? इस 50 की क्या एंट्री बनेगी? है एफओएच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एफओएच अकाउंट 50 से क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल। ये अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री है, अंडर एब्जॉर्ब की। ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होगी? कोई बता सके? उल्ट होगी। एफओएच वो भी टी अकाउंट से ही पता चल जाएगी। मैं वैसे टी अकाउंट से एंट्रियां करता हूँ, मैं ये याद नहीं करता अंडर की या ओवर की। बस ये याद रखना है कि हमने जो एक्चुअल खर्चे उसके मुकाबले में जो एब्जॉर्ब किए वो कम किए थे ना, तभी अंडर एब्जॉर्ब आया। टी अकाउंट के बगैर भी एंट्रियां हो जाती हैं, लेकिन टी अकाउंट से जरा ये पता चल जाता है कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है और एंट्री क्या बनेगी। तो पहली एंट्री एब्जॉर्ब की है, दूसरी एक्चुअल की है, तीसरी एंट्री किस चीज की है? अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, या इनके दरमियान, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। कर लेंगे एंट्रीज, है जी। ये एक एग्जांपल करें जरा। इसी सवाल में जो आपका ये वाला सवाल था जो हमने जिसमें एंट्रीज छोड़ी हुई थी, इसमें ये एक्चुअल एफओएच है 8 लाख। एक्चुअल एफओएच है 8 लाख और एब्जॉर्ब किए थे 7,58,400। ये याद रखना है अब आपने। जी एक्चुअल एफओएच कितने थे? एक्चुअल एफओएच 8 लाख। इसकी एंट्रीज नहीं मांगी उसने, वैसे वेरिएंस की मांगे, लेकिन आप ये तीनों एंट्री करें। और जो हमने एब्जॉर्ब एफओएच किए थे ना लेबर कॉस्ट की बेस पे, 7,58,400। तो उसने वैसे सिर्फ वेरिएंस की मांगी अंडर ओवर एब्जॉर्ब की, लेकिन अगर आपसे कहूँ तीनों एंट्रीज करें, वैसी प्रैक्टिस के लिए तीनों एंट्रीज करें, एब्जॉर्ब की भी, एक्चुअल की भी, और तीसरी वेरिएंस की भी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की, तो एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होगी? एफओएच एक्चुअल की एंट्री क्या होगी? प्रोसेस अकाउंट को देख के हो जाएगी। और वेरिएंस की एंट्री क्या होगी? अंडर ओवर एब्जॉर्ब। उसने वेरिएंस की एंट्री मांगी थी सिर्फ। कौन सी मांगी थी? अंडर ओवर एब्जॉर्ब की। जी बताओ अभी एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोसेस, जो भी नाम था उसका, ए, या ठीक है वर्क इन प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू एफओएच अकाउंट क्रेडिट। एब्जॉर्ब है 758,400। एक्चुअल एफओएच 8 लाख है, तो उसकी एंट्री होगी एफओएच अकाउंट टू कैश अकाउंट। चलो भाई वेरिएंस की एंट्री करो। अंडर आता है ओवर आता है? अंडर एब्जॉर्ब है। टी अकाउंट बना के फर्क, मेरा ख्याल है डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड कम होगी, तो एंट्री क्या बनेगी? हाँ तो यहाँ से भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल यहाँ से भी कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा था? अंडर ओवर एब्जॉर्ब कहाँ क्लोज किया जाएगा? वो देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज टू
कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, पीएलएस का है। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको चार्ज करना पड़ेगा। आप कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे तो नंबर कट जाएगी। अब तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, अंडर एब्जॉर्ब बनता है मेरा ख्याल है जी। क्या बनेगी एंट्री, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिख सकता ना, उसने कहा होगा खुद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सेक्शन में चला जाता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया जाए। कितना फर्क आता है, 41, ये ले अंडर अप्लाइड एफओएच वेरिएंस रिकॉर्डेड। ये कौन से सवाल की हमने एंट्रीज की हैं, ये जो एंट्रीज हमने की हैं, ये एग्जांपल जो हमने किया है, ये हमारा नोट्स का क्वेश्चन नंबर था 5, उसका पार्ट बी था मेरा ख्याल है। उसमें एंट्रीज मांगी थी तो मैंने एंट्रीज जरा होल्ड की थी, आज मैंने एंट्रीज वो करा दी। वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच टू कैश, उसने वैसे सवाल में ये एंट्री मांगी थी, ये दोनों मांगी नहीं थी, मैंने प्रैक्टिस कराई है। याद रह जाएंगी कितनी एंट्रीज हैं, रटा शटा लगा ले, आपकी मेहरबानी। अच्छा, आगे हमने आज क्या करना है, फाइफो मेथड हमने शुरू करना है। कौन सा मेथड शुरू करना है, फाइफो मेथड। वो जो आपको कोई एग्जाम्पल वगैरह आप कर रहे थे, कोई एग्जाम्पल में सवाल हो, टाइम तो वैसे कम रह गया मैं, लेकिन फाइफो में जो डिफरेंसेस है वो बता दूंगा। एग्जाम्पल में क्या मसला है, फाइफो के तो अभी कराने हैं। वेटेड एवरेज में कोई मसला मसाइल, आ जाए फिर फाइफो पे, ताकि ये कैटेगरी 3 क्लोज करें और चैप्टर खत्म हो जाए कल। मतलब कैटेगरी 4 अलग चैप्टर है, तो हम कैटेगरी 3 पढ़ने लगे हैं। कैटेगरी 3 कौन सी थी, हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रोसेस अकाउंट विद लॉसेस होगा, विद लॉसेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, और अब एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है। और वो क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी फाइफो मेथड यूज करती है। फाइफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, और मतलब एक्सप्लेन करें तो जो चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले पड़ी हुई हैं वो पहले मुकम्मल होगी, जो चीजें बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्ट हुई हैं वो बाद में मुकम्मल होगी। ठीक है, फाइफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फाइफो मेथड के मुताबिक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स विल कंप्लीट फर्स्ट। इधर जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग में फाइफो बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, पहले कौन से वाले यूनिट कंप्लीट होंगे और उसके बाद लेटर ऑन यूनिट्स विल कंप्लीट फ्रॉम इनपुट ऑफ करंट मंथ। इस दफा जो एक्चुअल आउटपुट बनेगी ना, एक्चुअल आउटपुट लाजमन उसमें पहले कौन से वाले कंप्लीट होंगे, ओपनिंग वाले, फिर कौन किस में से कंप्लीट होंगे। अगर कोई आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बचा पड़ा है, अगर आपके पास कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बचा पड़ा है तो वो ओपनिंग वालों में से बचा पड़ा होगा या इनपुट ऑफ करंट मंथ में से, तो जवाब है हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स विल इनकम्प्लीट फ्रॉम इनपुट ऑफ करंट मंथ। जितने यूनिट बचे पड़े होंगे ना और जो ना मुकम्मल होंगे वो ओपनिंग में से नहीं होंगे, जो करंट मंथ की इनपुट थी उसमें से ना मुकम्मल होंगे। ये फाइफो का ये मतलब, समझ आ रही है आपको। तो फाइफो का मतलब है कि ओपनिंग वाले यूनिट को और इस महीने जो प्रोडक्शन स्टार्ट की है तीनों को सेपरेट, सॉरी दोनों को सेपरेट लेके चल रहा है, तीनों कह रहा हूँ, ओपनिंग वाले यूनिट्स को और उनकी कॉस्ट को अलहदा लेके चलना है। इससे आपके प्रोसेस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये जो फाइफो मेथड है इससे आपके प्रोसेस, ये बात समझ आ गई बच्चों।
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स विल इनकम्प्लीट फ्रॉम इनपुट यूनिट्स ऑफ करंट मंथ। अगर क्लोजिंग में नामुकम्मल कोई यूनिट है तो वो ओपनिंग वालों में से नहीं है, वो किन में से नामुकम्मल है? करंट इनपुट में से। प्रोसेस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा जनाब? मैं पूरा प्रोसेस अकाउंट तो नहीं बना रहा, फिलहाल छोटा सा एक प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूँ। प्रोसेस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्रोसेस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? मैं यूनिट्स में प्रोसेस अकाउंट बस बता रहा हूँ। डेबिट साइड पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्रेडिट साइड पे भी सारा तकरीबन सेम होगा सिवाय एक फिगर। जी, डेबिट साइड पर हम क्या लिखते होते हैं? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मिसाल के तौर पर है 5000 यूनिट्स, इनपुट ऑफ करंट मंथ है 20,000, नॉर्मल लॉस है 2000 यूनिट्स मिसाल के तौर। एक्चुअल आउटपुट जो है जी, एक्चुअल आउटपुट ये चेंज होगी, बताता हूँ आपको। एक्चुअल आउटपुट फॉर एग्जांपल है 16,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है 4000 यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस है 3000। तो जरा चेक करें कितना आता है, बराबर आता है? 25 होता है। अगर एबनॉर्मल लॉस 3000 हो, चेक करें कि ये बराबर आ रहा है। 25 पूरा हो गया, 25 करना है। पच्चीस ही है ना? अच्छा, चेंज कहाँ पे आएगा? ये यहाँ चेंज आएगा। ये जो एक्चुअल आउटपुट है ना, ये ऐसे नहीं लिखनी है आप। 16,000 की एक्चुअल आउटपुट है, वो ऐसे नहीं लिखनी है, आपने अलग अलग लिखनी है। क्या लिखनी है? अलग अलग का क्या मतलब है? देखें, आपकी जो एक्चुअल आउटपुट 16,000 है, बताएं ये 16,000 इसमें से सारे मुकम्मल हुए हैं या इसमें से मुकम्मल हुए? जी, मैंने अभी आपको बताया है कि जितने यूनिट ये 16,000 कंप्लीट हुए हैं, पहले ये 5,000 ये वाले कंप्लीट हुए होंगे, तो बाकी कितने बचे? 11,000 इसमें से कंप्लीट हुए होंगे। जो ये नीचे बाकी बचे ना, क्लोजिंग या लॉसेस शॉसेस, ये इसमें से हैं, इस इनपुट में से हैं। समझ आ रही है? जितने भी लॉस या क्लोजिंग है, ये किस में से बचे पड़े? ये इस 20,000 में से। तो आपको डेबिट साइड पे तो कोई चेंज नहीं लेके आना, लेकिन क्रेडिट साइड पे ये जो एक्चुअल आउटपुट है, ये ऐसे नहीं लिखनी। आपने एक्चुअल आउटपुट को दो टुकड़ों में लिखना है। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5000 यूनिट्स लिखेंगे। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट, वो कितनी लिखेंगे? उसने आपको 5 और 11 अलग अलग नहीं दिया होगा, उसने टोटल कितना दिया होगा? 16,000 ही दिया होगा। ये ब्रेकअप करना अब आपकी जिम्मेदारी है। एक्चुअल आउटपुट के कितने टुकड़े लिखेंगे? दो, फ्रॉम ओपनिंग और फ्रॉम करंट इनपुट। पहले ये नहीं लिखते थे, पहले 16 का 16 पूरा इकट्ठा लिखते थे। अब आपने ओपनिंग वाले यूनिट्स की कंप्लीशन अलहदा लिखनी है, अलहदा, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी फर्क होगी। और ये जो करंट इनपुट की कॉस्ट है और इसके यूनिट है, ये आपने प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अलहदा लिखनी है। ईपीयू में भी ये अलहदा अलहदा जाएंगे। प्रोसेस की क्रेडिट साइड को देख के जब मैं ईपीयू बनाऊंगा तो तब भी ये अलहदा अलहदा जाएंगे। जी, बात समझ आ गई आपको? आपने इनको क्रेडिट साइड पे सेपरेटली प्रेजेंट करना है। ईपीयू कैसे बनाएंगे, ये अब एक मसला है कि ईपीयू आप कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है ईपीयू में कितने कॉलम होते हैं? ईपीयू में कितने कॉलम होते हैं? अगर प्रोसेस वन हो, मेरा ख्याल है मटेरियल का एक मेन कॉलम होता है, मैक्सिमम 3 कॉलम होते हैं, मटेरियल, लेबर, एफओच, और कम से कम कॉलम बनाए तो वो कितने बनेंगे? 2। अब आप बताएंगे जी, नॉर्मल लॉस नहीं लिखते हम, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये लिखेंगे पहले, ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट। अब एक्चुअल आउटपुट दो दफा आएगी। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट, उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा परसेंटेजेस के मुताबिक, और एबनॉर्मल लॉस या गेन आएगा अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन स्टेज।
वो भी अपनी इंस्पेक्शन स्टेज के मुताबिक आएगा। गेन लॉस अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन स्टेज। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा कि आपका जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट वो 2 दफा आएगी। जी है। अहमद साहब है कोई? अहमद साहब, अहमद साहब है? अहमद, ये तो आए नहीं, जोएब आए नहीं। आमना सिकंदर है? आमना सिकंदर कोई बच्चे? आमिना सिकंदर, आमना सिकंदर भी नहीं है, मोहम्मद जोहेब भी नहीं है, और अहमद साहब भी नहीं है। 1372444। जी जनाब। इनका, हाँ इनका सम 16 होगा, लेकिन एपीयू में इम्पैक्ट सेम नहीं आएगा। वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या ये बात समझ आ गई आपको कि एक्चुअल आउटपुट कितनी दफा लेनी है अब यहाँ पर? 2 दफा लेनी। कैसे है वो अभी बताता हूँ मैं, अभी वो जबानी कलामी नहीं हो सकती। उसके बाद आप जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालनी, सिर्फ करंट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है भाई। कौन सी कॉस्ट पर यूनिट? वो जो हम प्रोसेस की डेबिट साइड पे ओपनिंग की कॉस्ट लेते थे ना, वो अब नहीं लेनी। ओपनिंग की कॉस्ट, ब्रॉड डाउन की कॉस्ट नहीं लेनी। आपने यहाँ पे क्या लिखना है? करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ईपीयू। ब्रॉड डाउन कॉस्ट क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि यूनिट भी अलग रखने, कॉस्ट भी अलग रखनी। करंट कॉस्ट कन्वर्जन की डिवाइडेड बाय ईपीयू। बाकी आगे क्रेडिट साइड फिल वैसे ही होगी। मसला अब आपको जो पड़ेगा ना वो ये है कि ये ईपीयू कैसे बनाना है। मैं अब एक छोटी सी मिसाल सामने लिख रहा हूँ, बस आपको ईपीयू बताऊंगा कि ईपीयू कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस अकाउंट हम कल बनाएंगे। देखिए मिसाल के तौर पर मैं अब आपके सामने मिसाल रख रहा हूँ, आपने उस मिसाल जो है उसको नोट नहीं करना, बस आप देखें क्या मैं करने लगा हूँ, और आपने दिमाग को जरा हाजिर रखना है। ये एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट आप बना रहे हैं। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आपको दे देता हूँ 10,000 यूनिट्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हजार यूनिट्स है? 10,000। ये जो ओपनिंग होते हैं इनके साथ एक कंप्लीशन रेट दिया होता है, जो कि एफको में आप इग्नोर करते थे। इनके साथ एक कंप्लीशन रेट दिया होगा, मिसाल के तौर पर 100% मटीरियल 30% कन्वर्जन, ये दिया हुआ है। ये लिखते नहीं होते प्रोसेस अकाउंट में, वैसे मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर होती है इनपुट ऑफ। मेरा अब आपसे पहला सवाल है, इसीलिए कह रहा हूँ अलर्ट रहना है। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ये किस मंथ से ट्रांसफर होकर आया होगा? जी ये किस मंथ से आया होगा? ये किस मंथ से आया होगा? लास्ट मंथ से। ये जो कंप्लीशन रेट्स होंगे ये भी लास्ट मंथ तक के होते हैं। ये कंप्लीशन रेट किस मंथ तक के होते हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट लास्ट मंथ से जो ट्रांसफर होकर ब्रॉड डाउन होकर आए हैं, ब्रॉड डाउन कहते हैं, 10,000 यूनिट आए हैं, और वो लास्ट मंथ तक कितने कंप्लीटेड थे? लास्ट मंथ तक उनपे मटेरियल कितना लग चुका था? कन्वर्जन कितनी लग चुकी थी? ये जो रेट्स हैं ये किस मंथ के हैं? कैसे पता चला? क्योंकि ओपनिंग वाले आते यूनिट लास्ट मंथ से हैं, तो कंप्लीशन भी साथ ही लेकर आएंगे। समझ आ रही है आपको? इस दफा आपने कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की? 40,000। टोटल प्रोडक्शन इन प्रोसेस हो गई 50,000। मिसाल के तौर पर नॉर्मल लॉस जो है, नॉर्मल लॉस वो 4,000 यूनिट्स है। मैं रिज्यूम लिख रहा हूँ फिगर। एक्चुअल आउटपुट आपकी जो है वो है 35,000। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 35,000 के अब दो टुकड़े करेंगे। 35,000 को कैसे लिखेंगे? 35,000 एक्चुअल आउटपुट को कैसे लिखेंगे? एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट। 35,000 का ब्रेकअप कैसे लिखेंगे? 35 बताया होगा, 10,000 और 25,000, टोटल 35 हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं
कि ये जो 10,000 यूनिट है जो कंप्लीट हुए हैं, इन पे करंट मंथ कितना काम किया होगा इदारे ने, इन पे करंट मंथ कंप्लीट करने के लिए कितना काम किया होगा। पिछले महीने तक इस पे 100% मटेरियल लग चुका था, 30% क्या लग चुकी थी। इनको अगर मुकम्मल किया गया तो मुकम्मल करने पर क्या कॉस्ट ऐड की गई है, कन्वर्जन ऐड हुई है, और कितनी ऐड हुई है। इसका मतलब है 100% मटेरियल और 30% कन्वर्जन तो लास्ट मंथ तक एडेड थी। करंट मंथ में इस पे क्या ऐड किया गया है, करंट मंथ में इसमें सिर्फ क्या ऐड की गई है, मटेरियल तो नहीं ऐड किया गया, कन्वर्जन कितनी ऐड हुई है ये याद रखिएगा। ये जो इतने जितने परसेंट करंट मंथ में इस पे काम हुआ ना वो ईपीयू में जाना है। करंट मंथ में इसके ऊपर कितना काम हुआ है, बस कन्वर्जन लगी है 70, मटेरियल क्यों नहीं लगा, मटेरियल पहले ही 100% लग चुका था जी। ये जो 25,000 यूनिट है इन पे लास्ट मंथ कितना काम हो चुका था, ये करंट मंथ में ही शुरू किए थे और करंट मंथ में ये 100% कंप्लीट हो गए। लास्ट मंथ में कोई काम नहीं, इन पे 100% मटेरियल करंट मंथ में लगा है, 100% कन्वर्जन भी करंट मंथ में लगी और ये मुकम्मल हो गए। मुकम्मल है ना, मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल यूनिट है। क्या बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट है, मिसाल के तौर पर वो ये 10, 5, 35, 35 और 4, 39, 39 और 6। एबनॉर्मल लॉस कितना है जी, 6,000। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है हमारे पास मिसाल के तौर पर कितना बनता है 45 और ये 5,000 बनते हैं, टोटल 50 पूरा हो गया। अब ये जो क्लोजिंग की परसेंटेजेस हैं 100% मटेरियल और 85% कन्वर्जन, ये परसेंटेजेस लास्ट मंथ की नहीं है, ये परसेंटेजेस किस मंथ की हैं, करंट मंथ की हैं। अब आपने मुझे क्रेडिट साइड को देखकर ईपीयू बताना है कितना कितना लेंगे, क्रेडिट साइड को देखकर ईपीयू बताना है। नॉर्मल लॉस लेंगे हम, ये जो एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है करंट मंथ में बताओ कितने परसेंट कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जी, लास्ट मंथ तक इस पे मटेरियल 100% लग चुका था, कन्वर्जन 30%, तो करंट मंथ में बताओ मटेरियल कितना लगेगा, कन्वर्जन। तो ये जो 10,000 यूनिट है इसकी जगह 7,000 आएगा। आप कह रहे थे कैसे अलहदा होंगे, ये अलहदा ऐसे होंगे, इनका कंप्लीशन रेट और इसका कंप्लीशन रेट फर्क है। ये कुछ पिछले महीने कंप्लीट थे, कुछ करंट मंथ में, ये सारे इसी महीने कंप्लीट हुए हैं। अब आगे ये लिख दिया मैंने, ये 25 को कैसे लिखना है बताओ, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट जी। इस पे करंट मंथ में पूरा मटेरियल लगा है और करंट मंथ में ही पूरी क्या लगी है, जो चीज 100% होना उसके साथ परसेंटेज ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये 25 पूरा क्यों लिखा है, करंट मंथ में ही स्टार्ट करके करंट मंथ में ही कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बताओ जी एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट, मिसाल के तौर पर मैं इंस्पेक्शन स्टेज दे देता हूँ 70%। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी दे देता हूँ, तो मटेरियल 100% है, मटेरियल ना बताया तो 100% काउंट होगा। कन्वर्जन कितनी काउंट होगी, या बल्कि 60% कर लें, 60%। ये लेना होता है एज पर इंस्पेक्शन स्टेज। आखिरी चीज क्या लेनी है, वो कितना आएगा, 5,000 यूनिट्स 100% है और 85% पता नहीं क्या आता है, 4,000, 4,250, 4,250 ये लेंगे, ये एपीयू आ जाएगा। बस आज ईपीयू करना था। पिछले वाले तरीके में और इसमें क्या फर्क आया, पिछले वाले तरीके में जो हम एक्चुअल आउटपुट लिखते थे ना वो इकट्ठी लेके चलते थे, ओपनिंग वाली भी और करंट वाली भी। अब हम इकट्ठी नहीं ले पाएंगे, फाइफो मेथड कभी भी ओपनिंग वाले और नए यूनिट को इकट्ठा नहीं लिखता। फाइफो मेथड हमेशा कहता है ओपनिंग वाले अलहदा रखो, नए वाले अलहदा रखो, ओपनिंग वाले अलहदा, नए वाले अलहदा, ओपनिंग वाले अलहदा। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी उसमें स्टोर लेजर कार्ड पढ़ा हुआ है, स्टोर लेजर कार्ड में भी हम फाइफो मेथड में ओपनिंग वाले अलहदा लिखते थे, नए परचेज अलहदा लिखते थे, ऐसे ही था। एवरेज कॉस्टिंग में आप पुराने वाले और नए वाले यूनिट को इकट्ठा कर देते थे वेटेड एवरेज में। बात समझ आ रही है बच्चों।
नहीं समझ आ रही? अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड कोई बात, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज आप बस क्या नाम है पिछला ही रिवाइज करें या टेस्ट की तैयारी करें। जो पिछला टेस्ट था उसमें कोई मसले मसाइल, किसी ने कोई टेस्ट में कोई इशू हो बच्चों, जिन्होंने टेस्ट दिया, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया किसी दिन पकड़ेंगे कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया और कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। बाकी टेस्ट कितने बजे होता है आपका? सवा सवा दो? नहीं पहले नहीं होता आपका, आपका तो पहले भी हो सकता है। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है, वो फिर आप उनके साथ मैनेज कर लें। टेस्ट आप दे दें, मसला आपको सिर्फ रीडिंग का पड़ेगा। रीडिंग अगर आपकी कमजोर है तो फिर आपकी गलतियां होंगी, और ये टेस्ट प्रैक्टिस है आपकी। अनसीन क्वेश्चन आप करें और देखें आपको समझ आता है कि नहीं आता। तो जो कल मैंने आपको लर्निंग कप के 2 सवाल उसमें दिए हैं वो बड़े अच्छे हैं। सवाल नंबर 2 उसमें आइडियल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। चले